Hello aspirants and welcome back to your very own 5 Minute Economy series. This is Shraddha and कल हमने देखा था कि किस तरीके से financial inclusion plays a major role in our economy and आज हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी के सेकंड पिलर के बारे में जो कि है डिजिटल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन से हमने ये मेक श्योर किया कि हमने एक एम सेट किया है कि हम सबको इंक्लूड करेंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर, बट टू ड्राइव द प्रोसेस इवन फास्टर और उसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए वी आर वर्किंग ऑन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो जो की इनिशिएटिव्स है उनका जो बेसिक एम है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिर हम लाना चाहते हैं। तो जो पहला एम है वो है एक्सेस टू बैंकिंग एंड पेमेंट्स। हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट्स के बारे में एक्सेस देना चाह रहे हैं। अब आपने पीएम जनधन से बैंक अकाउंट तो बनवा दिए, बट क्या वो सर्विसेज उनके लिए अफोर्डेबल हो पा रही है? बिकॉज कभी कभार डिस्टेंस या फिर कम्युनिकेशन या फिर कॉस्ट, इन सबको एक एज अ बैरियर ट्रीट किया जाता है, जहां लोग बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद भी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने कुछ ये की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज के टाइम पे यूपीआई इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे फिर वो एक छोटा चाय वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, कोई बड़ा स्टोर हो या किसी बनवाड़ी की दुकान हो, हर जगह आपको एक स्कैनर मिलेगा जहां आप पेमेंट कर सकते हैं। आज के 10 साल पहले तक आपको चेंज देखना पड़ता था कि 57 67 का चेंज देना है। नोट को हम देते थे तो लोग कहते थे कि सर हमें बंधे हुए नोट मत दीजिए, हमें छुट्टा दीजिए। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई है? यूपीआई के थ्रू सॉल्व हो गई है और इतना वास्टली इसको एक्सेसिबल बनाया गया है कि छोटे से छोटा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज आल्सो हैविंग दिस फैसिलिटी ऑफ यूपीआई। तो ये क्या एनेबल करता है? इंस्टेंट पहला तो, एंड जीरो कॉस्ट ट्रांजैक्शन। पहला तो ये इंस्टेंट है, आपको 2 दिन नहीं लगेंगे पेमेंट मिलने में, और दूसरा कि ये जीरो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है। देयर इज नो पेमेंट एज सच ऑन द ट्रांजैक्शन दैट यू आर डूइंग, एंड इट इज बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन। यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन, जो कि आज के टाइम पे सबके पास अवेलेबल होता है। नो नीड फॉर अ कार्ड या फिर कोई भी ब्रांच, कोई आपको कार्ड नहीं चाहिए। पहले हम एटीएम में जाते थे पैसे निकलवाने के लिए, एटीएम ढूंढते थे, कार्ड खो गया तो दिक्कत हो जाती थी, फिर इस ब्रांच में ये कार्ड नहीं लगता, उस ब्रांच में वो कार्ड नहीं लगता। All those problems have been solved by the UPI. तो सबसे important क्या है? UPI. Then comes AEPS, जो कि है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप देखते होंगे जैसे ई मित्र शॉप जो होती है, वहां पे आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं और आपको पेमेंट मिल जाता है। वो क्या सिस्टम है? AEPS का सिस्टम है। यहाँ पे रूरल सिटीजन्स को विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल की जाती है यूजिंग आधार बायोमेट्रिक, जो कि माइक्रो एटीएम्स है। माइक्रो एटीएम्स का काम ई मित्र कर सकते हैं। जितने भी आपके मतलब ऐसे बैंक्स हैं जो माइक्रो एटीएम्स का तरह काम कर रहे हैं, वहां पे AEPS अवेलेबल है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे रूरल सिटीजन्स को एम किया गया है, जहां पे मेजर बैंकिंग के ब्रांचेस नहीं है, वहां पे हम माइक्रो एटीएम्स को ओपन कर सके। तो दिस इज अबाउट AEPS। Then there is digital banking units, DBUs. ये एस्टेब्लिश किए गए थे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जिससे हम 24/7 बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। तो इट इज लाइक अ डिजिटल कियोस्क, जहाँ पे जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो 24/7 अवेलेबल रहे। अब क्योंकि रूरल एरियाज में बड़े बड़े ब्रांचेस तो होंगे नहीं बैंक्स के, तो वहां पे ये वाली जो सर्विसेज है DBS की, ये अच्छे से काम करती है। देन कम्स पीएम जनधन योजना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट हम खुलवा सके वो हमारा मेजर मोटिव था। तो यहाँ से हमने पहले बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर यहाँ से हमने पेमेंट करने के लिए या फिर जितने भी ट्रांजैक्शंस करने हैं उसको इजी बनाने के लिए यूपीआई लॉन्च किया। और कोई अगर यूपीआई भी नहीं यूज कर पा रहा है, मान लीजिए कोई अगर फोन भी नहीं रखता है, डिजिटल स्मार्टफोन नहीं रख पा रहा है, तो उसके लिए हमने फिर AEPS निकाल दिया कि आप आधार के वे से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन देयर आर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जो कि 24/7 अवेलेबल रहती है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा मोटिव ये रहता है कि जो भी डीबीटी है उसमें से लीकेजेस को एलिमिनेट कर सके। अब डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स आ रही हैं जो अपने बेनिफिशियरीज को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, कोई कैश बेनिफिट देना चाहती है, तो पहले हमारे स्ट्रक्चरल लूप होल्स के कारण देयर मस्ट हैव बीन वेरी मेनी लीकेजेस। जैसे कि पैसा निकला तो था गवर्नमेंट से, लेकिन वो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते आधा हो जाता था या फिर उसको पहुंचने में ही इतना टाइम लग जाता था कि उसको बेनिफिट उसका कभी मिलता ही नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को इंश्योर करने के लिए
या इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए डीबीटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब डीबीटी क्या है कि जितना भी बेनिफिट है उसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, देयर इज नो मिडलमैन, देयर इज नो ब्रिज इन बिटवीन, ठीक है। तो पहला इसमें है जैम ट्रिनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट डीबीटी के अंदर क्या आता है, जैम ट्रिनिटी, दैट इज जन आधार मोबाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, आप जन धन आधार और मोबाइल को लिंक कर देते हैं और फिर अगर आप उस स्कीम के अंडर बेनिफिशियरी है तो वो ट्रांसफर सीधा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं होगा, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, कोई आपको टाइम डिलेज नहीं होगा। तो इससे मिडिल मैन रिमूव हो जाता है, करप्शन खत्म हो जाता है और टाइम डिलेज भी खत्म हो जाते हैं। ट्रांसफर तुरंत होता है और डायरेक्टली होता है। जैसे कि एलपीजी सब्सिडीज है, पीएम किसान, मनरेगा वेजेस, ये सब डीबीटी के थ्रू आते हैं। पहले क्या होता था, सेंटर्स होते थे जहां पे आपको जाकर के वेज कलेक्ट करना है या आपका बेनिफिट कलेक्ट करना है, पेपर दिखाना है, वो बोलेंगे अभी आया नहीं है बेनिफिट, जब आएगा तब हम आपको बता देंगे। कैश में नहीं दिया करते थे कि इतना काट लेंगे, कैश में देते थे तो बोल देते कितना परसेंटेज काटना है तो कट कटा के आपको इतना मिलेगा, चाहे वो कट रहा ही नहीं है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, करप्शन हटाने के लिए जैम ट्रिनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नियरली 30 लाख करोड़ ट्रांसफर डायरेक्टली सिंस 2014। तो आप देख रहे हैं कि कितना एफिशिएंटली इसने काम किया है। 2014 में लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक 30 लाख करोड़ हमने ट्रांसफर कर दिया है डीबीटी से, जो अब तक शायद बहुत अच्छा मेजर रेशियो है जिससे हमने लोगों को एक्चुअल में पॉलिसीज का बेनिफिट कराया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया स्कीम एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दूसरा एफिशिएंट हो गया है, तीसरा इंक्लूसिव गवर्नेंस आ गई। जो हमारा मोटिव था वो हमने अचीव किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है डिजिटल आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ये जितना भी आप आधार सिस्टम आज यूज करो, आज आधार वर्ल्ड इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। मतलब जहां पे हर इंसान को आपने कनेक्ट किया हुआ है, हर इंसान की आइडेंटिटी ऑन पेपर रजिस्टर्ड है। तो आधार इज लाइक अ डिजिटल रेवोल्यूशन जो हमारी कंट्री ने फेस किया है। देन इट अनेबल्स ई केवाईसी। ई केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। तो जहां आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको कहीं साइन इन करना है, किसी पोर्टल पे लॉग इन करना है, मनरेगा के वर्कर्स का लॉग इन हुआ, कुछ भी XYZ, हर इंसान की डिजिटल आइडेंटिटी आज के टाइम पे। और उससे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और जितना भी गवर्नेंस प्रोसेस है इतना सिंप्लीफाई और ईज हो गया है। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अब नो लॉन्गर नीडेड पेपर प्रूफ। अब कोई आपको कार्ड ले लेके बार बार घूमना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई पॉलिसी के लिए बेनिफिशियरी बनना है तो मैं पहले सारे मेरे इकट्ठे करूंगी कागजात, फिर उधर ले लेके उसे घूमूंगी और अगर एक भी कागज खो गया तो मेरा बेनिफिट कट हो जाएगा। वो प्रोसेस अब हट चुका है, उसे हमने एलिमिनेट कर दिया है। नाउ इट इज बिकम वेरी इजी बिकॉज ऑफ द आधार। बिकॉज हर जगह आपका आधार कनेक्टेड होगा, आपका आधार लिंक्ड होगा, आपको बस अपना आधार नंबर बताना है, ऑल योर हिस्ट्री कम्स देयर। सो आधार इज लाइक अ मेजर डिजिटल रेवोल्यूशन दैट हैज कम टू आवर कंट्री। इसने सिंप्लीफाई कर दिया है एक्सेस फॉर पुअर एंड माइग्रेंट्स। जितने भी पुअर है, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, उनको जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही थी, तो पहले हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे हु आर लोकल पीपल, हु आर द माइग्रेंट्स। कई बार ऐसा होता था कि जो माइग्रेंट्स के लिए हमने बेनिफिट्स रखे हुए हैं वो हमारे लोकल पीपल उन्हें एक्सेस कर लेते थे और जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं वो इसे रह जाते थे। तो उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इट एनहांसेस इंक्लूजन बाय वेरीफाइंग आइडेंटिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। आप हर जगह पे वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं, हर जगह को आप मतलब ऑनेस्ट बना पा रहे हैं। तो ऑनेस्टी एंड वेरीफाइड ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस अब आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये आधार इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन जो सबसे लैक चीज थी, जो लैक कर रही थी हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, इसके आने के बाद में हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है। तो ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जिसमें है डिजिटल क्रेडिट एंड फिनटेक रेवोल्यूशन। सर फिनटेक स्टार्टअप्स है, एनबीएफसी है, ये क्या करती है, डिजिटल डेटा को यूज करती है जिससे वो माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कर सके, जैसे जहां पे कोलैटरल नीडेड नहीं होता है। मैंने आपको बताया था लोगों के पास स्किल है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तो वहां क्या होता था, वहां ये लोग छोटे छोटे लोन्स दे देते थे। तो इधर किस को यूज कर सकते हैं, डेटा तो हमें कुछ चाहिए होगा ना, एक सॉलिड प्रूफ डेटा जिसके बेसिस पे हम ये कर सकें। कल को आप उन्हीं को दे रहे हो जिनके पास ऑलरेडी है, तो जो नीडी है वो तो उससे मतलब कन्फिस्केटेड हो गया ना, उसका जो एक वो था राइट था। तो उसको मेक श्योर करने के लिए हमारे पास एक डिजिटल आइडेंटिटी है और उसके बेसिस पे हम हमारा डिजिटल क्रेडिट आगे शिफ्ट करते जाते हैं। देन कम्स अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अब क्या होता है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, तो ये कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होता है और फाइनेंशियल डेटा फॉर इजी लेंडिंग।
कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना कुछ सर्विसेज में कि डू यू वांट टू शेयर योर अकाउंट डिटेल्स, डू यू वांट टू शेयर योर डिटेल्स। आप इवन जब फॉर्म्स भी भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू शेयर योर डिटेल्स फॉर द XYZ एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये काम करता है कि आपका जो अकाउंट है वो आपकी कंसेंट से उसको आगे शेयर कर देगा। जहां पर भी जितना भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वहां पे आपकी डिटेल्स को शेयर कर दिया जाएगा बाय योर कंसेंट। इसको कहते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। फिर आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड्स, PMM मुद्रा योजना, लोन्स। ये सब क्या है, मतलब बेसिकली क्या किया जा रहा है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो फिनटेक सर्विसेज है, आप इनको ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हो, ज्यादा इंस्टेंट बना रहे हो। पहले लोन पास होने में, उससे वेरीफाई होने में, पैसे आने में बहुत टाइम लग जाता था। आज के टाइम पे आप तुरंत ये सब कर सकते हैं विद इन अ डे और टू। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो ऑथेंटिकेशन है आधार का, ये इतना इजी कर चुका है हर चीज को कि आप एकदम ऑन स्पॉट सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो क्रेडिट एक्सेस है वो एक्सपैंड हो रहा है। कहाँ पे? MSME में, वुमेन, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, जितना भी वल्नरेबल सेक्शन है जिनको हम इंक्लूड करना चाह रहे थे, जहां इंक्लूसिविटी लाना चाह रहे हैं, वहां हमारा क्रेडिट एक्सेस एक्सपैंड हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये तो डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे फिलहाल इंडिया में ऐसे कौन से 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन्स हैं जो इस डिजिटल इंडिया को चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारे 3 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला है भारत नेट। ये क्या कर रहा है, देश के कोने कोने तक आप इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सके। तो उसके पीछे जो सबसे मेन बैकबोन जो है वो कौन है? भारत नेट। फिर बात करते हैं इंडिया स्टैक की। जितने भी लेयर ऑफ API जैसे eKYC, e-साइन इन, डिजिलॉकर, UPI, मतलब जितना भी डिजिटल सर्विसेज हम क्रिएट कर पा रहे हैं उसको मैनेज करने वाली बॉडी कौन सी है? इंडिया स्टैक। के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका बारे में ब्रीफ दे रही हूँ। और फिर डिजिटल लॉकर के बारे में तो आपको पता ही, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं। आपको देयर इज नो हैसल ऑफ कैरिंग द पेपर डॉक्यूमेंटेशन एवरीवेयर, और देयर माइट बी अ चांस ऑफ लूजिंग योर डॉक्यूमेंट बिकॉज़ यू कुड हैव फॉरगॉटन इट समवेयर और लाइक दैट। तो उसको एलिमिनेट किसने कर दिया है? डिजिलॉकर की सर्विस ने कर दिया है। तो ये 3 मेन इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉडीज हैं जो हमारे डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है। पहला है भारत नेट, दूसरा है इंडिया स्टैक एंड तीसरा है डिजी लॉकर। नाउ लेट अस सी कि आउटकम्स क्या है। आपने इतना सब कुछ किया, इतना मेजर्स लेकर आए आप, इससे क्या आपको रिजल्ट क्या मिला? पहला जो बैंक अकाउंट ओनरशिप है, जो वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के हिसाब से 2011 में 35% थी, एंड व्हाट इज द करंट रेशियो? 2021 के हिसाब से इट वाज 78%। दैट मींस इतना मेजर लीप हमने लिया है इन अकाउंट ओनरशिप। इसीलिए हमारी जो इंडिया का रैंक है टॉप ऑफ इंडेक्स के अंदर, वो टॉप कंट्रीज के अंदर आता है। देन देयर इज डिजिटल पेमेंट शेयर, 80% तो था ही, प्लस हाउस होल्ड जो भी यूज कर रहे थे डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, उसको भी हमने काउंट किया। देन RBI का जो इंडेक्स है, उधर हमारी वैल्यू थी 64.2 एंड अभी भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है जो हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन द जेंडर गैप जो है फाइनेंस के अंदर, वो श्रिंक हो रहा है ड्यू टू जन धन मोबाइल बैंकिंग। जो जैम ट्रिनिटी है उसने हमारे जेंडर गैप को भी बहुत कम कर दिया है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, डिजिटल, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी थी। इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट लाया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को और स्मूथली ड्राइव करने के लिए हमने डिजिटल एम्पावरमेंट कराया। तो आज के टाइम पे हर घर में, हर आदमी के पास में आपको UPI मिलेगा, हर आदमी का बैंक अकाउंट होगा, और इजीली बैंकिंग सर्विसेज को वो लोग अवेल कर पा रहे हैं। ओनली देन आवर इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट डिजिटल एम्पावरमेंट। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है। अभी तक तुमने ये देख लिया ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हो रही है, हमने ये सब किया और इसकी इतने अच्छे आउटपुट है, लेकिन अभी भी है कुछ चैलेंजेस जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला तो ये कि डिजिटल डिवाइड अभी भी परसिस्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी इश्यूज है, स्मार्टफोन एक्सेस अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन तो नेसेसिटी है, उसके बिना सब कुछ आप कुछ नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो उसकी एक्सेस को अभी भी डिवाइड में है ये। देन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी रिस्क, AI के साथ साथ डेटा प्राइवेसी के रिस्क भी आ जाते हैं। आपके बहुत सारा ऐसा होता है कि आपका जो मैकेनिज्म है इट्स नॉट फुल प्रूफ, इट्स नॉट मतलब लूप होल प्रूफ नहीं है वो। तो कभी कभार क्या होता है, आपकी प्राइवेसी डिटेल्स जो होती है वो शेयर हो जाती है। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का इशू है। फिर डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस की नीड है अभी भी रूरल एरियाज में। अभी भी आप उन्हें फोन चलाना सिखाइए, कैसे यूज करना है सर्विसेज को वो सिखाइए। तो अवेयरनेस एंड लिटरेसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन चैलेंज राइट नाउ।
फिर कंटिन्यूस रेगुलेशन ऑफ फिनटेक टू अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन। अब आपको जो फिनटेक सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई है उसका कंटिन्यूस रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि कोई भी इंटरनेट स्कैम्स ना हो, कोई भी इलीगल स्कैम्स ना हो जहाँ पे पैसे पैसे चुरा लिए जाते हैं। इन सबको रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यूस रेगुलेशन जरूरी है। एंड इंक्लूजन मस्ट बी डिजिटल बट ऑल्सो सेफ एंड इक्विटेबल। तो डिजिटल तो होना ही चाहिए, बट उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अभी हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वे फॉरवर्ड है फॉर आवर डिजिटल एम्पावरमेंट। नाउ दिस इज एवरीथिंग अबाउट डिजिटल एम्पावरमेंट। क्या था, क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स के एम थे, क्या रिपोर्ट्स हमारी निकल करके आई, कितना हमने इम्प्रूव किया, और अभी क्या क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। I hope you like the lecture. I'll see you in the next lecture. Thank you so much.